कोई टॉपर के नोट्स ऐसे कैसे फोटोकॉपी करा के किसी ने ले लिया और उसको पूरा याद कर लिया, रट लिया, तो क्या उससे उसका कल्याण हो जाएगा? मुझे लगता है कि जो माँ दुर्गा है उनकी मेरे पे कृपा रही है जो मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूँ। साइंस मैथ का विद्यार्थी है, 12th में फर्स्ट रैंक ऑल राजस्थान है, बीटेक है पिलानी से, बिट्स पिलानी से, और वो व्यक्ति कह रहा है कि अध्यात्म में बहुत बड़ी शक्ति होती है। प्रलय की निस्तब्धता में सृष्टि का नवगान फिर नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। धैर्यवान होना बहुत जरूरी है और मैं तो विद्यार्थियों को हमेशा कहता है क्योंकि इसमें केवल प्री, मेंस और इंट्रो 3 चरण नहीं है, एक और चरण है, वो है पेशेंस। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस समय मेरे साथ में जो दिखाई दे रहे हैं ये हैं विक्रांत शर्मा। विक्रांत शर्मा जिन्होंने RS 2021 जिसका परिणाम हाल ही में जारी हुआ उसमें पूरे राजस्थान में इन्होंने प्रथम रैंक हासिल की है। जी हाँ, फर्स्ट रैंक ऑल राजस्थान। विक्रांत जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कैसा लग रहा है विक्रांत जी, आपको फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, मतलब आपने? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, और इस जो भी ये खुशी है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतना अधिक मुझे इसमें मैंने जो मेहनत की थी वो आज रंग ले आई। तो सर बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। बिल्कुल, और इसके लिए हम आपको, आपके पूरे परिवारजन को, तैयारी जिनके जिनके साथ में आपने की थी उन सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। विक्रांत जी, एक बार हमारे विद्यार्थियों को आप अपनी एक जर्नी के बारे में बताइए, अपनी कहाँ पर आपका जन्म हुआ, कैसे आपकी पढ़ाई हुई, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए। सर मेरी जो जन्म हुआ है वो पदमपुर जिला श्री गंगानगर में हुआ है, और मैंने अपनी जो 12वीं तक की शिक्षा है वो यहीं पर प्राप्त की, पदमपुर में ही। और 12वीं में मैंने राजस्थान में विज्ञान वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद मैंने बिट्स पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया, और 1 साल तक सर मैंने टाटा स्टील लिमिटेड में कार्य भी किया। और 2017 में मैंने निर्णय लिया कि मुझे जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। तो मैंने अपना पहला प्रयास 2018 में दिया, जिसमें मैं किन्हीं कारणों से सफल नहीं हो पाया। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा से 2021 में प्रयास किया। अभी इन कारणों को भी हम विस्तार में पूछने वाले हैं। सबसे पहले तो विक्रांत जी, मुझे पता चला कि जैसा आपने अभी बताया और पहले मेरी फोन पे भी आपसे बातचीत हुई कि 2012 में आपने 12th परीक्षा में साइंस मैथ में आपने ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक हासिल की, और 2012 के बाद 2023 का साल है, लगभग 10 साल बाद में, मतलब 11 साल बाद में फिर से पूरे राजस्थान में प्रथम रैंक हासिल की। उस समय की खुशी और इस समय की खुशी, इन दोनों में आप क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? सर मुझे लगता है कि जो 2012 में मेरे को जो खुशी थी वो कह सकते हैं कि वो एक, क्योंकि उस समय मेरी एज काफी कम थी, तो उस समय जो खुशी की जो सीमा थी, हम कह सकते हैं कि मैं काफी इमोशनल भी हो गया था, और काफी, आप कह सकते हैं कि काफी इमेच्योर भी था उस टाइम पे। और अभी जो वर्तमान में मैंने ये जो सफलता प्राप्त की है, तो इसमें मुझे खुशी तो है, इमोशंस भी हैं, लेकिन मैं इसको एक मैच्योरिटी के साथ इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो ये अंतर मुझे दोनों सब स्थितियों में दिखाई देता है। बिल्कुल, बहुत बहुत आपने अच्छी बात की है। और मुझे पता चला कि इसी दौरान आपकी उस पहली सफलता और इस वाली सफलता, इन दोनों की फर्स्ट रैंक की सफलता के दौरान सबसे बड़ी कमी जो आप महसूस कर रहे होंगे वो आप अपने पिताजी की कमी महसूस कर रहे होंगे कि 12th में जब आप ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक आए थे उस समय आपके पिताजी आपके साथ थे, आपको थपथपी लगाने के लिए थे, और आज जो है आपके पिताजी साथ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं उनकी आत्मा देखकर बड़ी प्रसन्न होती होगी कि आज मेरे विक्रांत ने पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक हासिल की है। इसको आप विक्रांत जी किस रूप में देखते हैं, और आप वो महसूस कर रहे हैं, उस ब्लेसिंग को महसूस कर रहे हैं? जी सर, मैं बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि उस समय जो मेरे फादर साहब मेरे साथ थे, तो उसका एक अनुभव अलग ही था। और अभी मैं उनकी कमी तो महसूस करता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उनका आशीर्वाद जो है वो सदैव मेरे साथ है, और कहीं न कहीं उनका जो आशीर्वाद है उसी का फल मैं इसमें देखता हूँ कि मैंने अपने जो माता-पिता है उनकी भी काफ़ी हद तक सेवा की है, उनका साथ मैंने काफ़ी सहयोग किया है। तो वो भी फल मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं उनका भी योगदान रहा है। बिल्कुल, और विक्रांत जी आपने बहुत बड़ी बात की, क्योंकि पढ़ाई तो देखो सभी विद्यार्थी करते ही हैं, अपनी मेहनत जी सब सर। बच्चे करते ही हैं, लेकिन साथ में
किसी न किसी की दुआएं, आशीर्वाद, कृपा वो भी बहुत काम करती है। और आपने जिस प्रकार से पिताजी के बाद में अपनी माताजी की अच्छे से सेवा की, आप पूरे जज्बे के साथ लगातार जुड़े रहे, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। और बाकी जो एस्पिरेंट है उनके लिए भी एक सीख है कि सब कुछ मेंटेन करते हुए, समायोजन करते हुए और जीवन में लगातार आगे बढ़ना होता है। तैयारी के दौरान हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आप प्री से लेके इंट्रू तक आप उत्कर्ष से जुड़े रहे। आप लगातार जो है हमारे संस्थान में आप आते जाते रहे हैं। उत्कर्ष में आपको कैसा फील हुआ, मतलब उत्कर्ष को आप किस रूप में देखते हैं वर्तमान में? इसके बारे में थोड़ा आप अपने अनुभव साझा कीजिए। सर, मुझे लगता है कि जो उत्कर्ष का जो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो सॉल्यूशंस है वो काफी कह सकते हैं कि काफी एडवांस्ड है। उसमें जो फीचर्स हैं वो काफी अच्छे हैं। उससे हम जो भी हम कह सकते हैं कि काफी आसानी हो जाती है उसमें पढ़ाई करने में। और दूसरा, अगर हम उत्कर्ष के मैनेजमेंट की बात की, उत्कर्ष एक काफी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है। थैंक यू। और पूरा प्री से लेके इंट्रो तक जब जो आपकी जर्नी थी, उस दौरान मैंने देखा कि प्री में आपने एक एमसीक्यू बैच भी, वो भी आपने अलग से लिया था, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू बैच, मतलब ये नाम भी हमने दिया, अगर आपने गौर किया होगा कि एक नया नाम हमने दिया। तो परीक्षा के दिनों में ऐसे जो एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच होते हैं, इनका आप किस प्रकार से महत्व जो है वो आप देखते हैं विक्रांत जी? मतलब आपके रिवीजन के लिए, पीटी के लिए जो स्पेशल हमारा जो कोर्स होता है, उसको आप किस रूप में लेते हैं? सर, मैं इसको बहुत बेनिफिशियल समझता हूँ, क्योंकि जब हम पूरी स्टडी कर लेते हैं या सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद जो हमको एक तरह से कह सकते हैं कि फास्ट रिवीजन की आवश्यकता होती है, तो वो कई बार हम खुद से नहीं कर पाते। लेकिन जो एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं, वो जब पूरा सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस नए बन सकते हैं, तो उसके साथ वो जब पूरी फास्ट रिवीजन कराते हैं, तो बहुत कम समय में हम जो अधिक क्वेश्चंस है उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी रिवीजन कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस भी आ जाता होगा इससे, करे हाँ ये इतने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और मेरे से सॉल्व हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी आ जाता होगा। जी सर, मुझे लगता है कि अगर एमसीक्यू बैच से अगर हम कहें कि 10 से 20 मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं, कि अगर हम सिंपल रिवीजन करें और एमसीक्यू बैच की तुलना करें, तो 10 से 20 मार्क्स उसमें इंक्रीज हो सकते हैं। बिल्कुल। उत्कर्ष के अलावा अपने मुख्य परीक्षा के अंदर जो है आपने टेस्ट सीरीज भी दी थी, और जैसे अभी मेरी आपसे अनौपचारिक बातचीत हुई तो मुझे पता चला कि आपने वो टेस्ट सीरीज भाटिया आश्रम से दी थी। एम आई राइट? जी सर। हाँ, जी सर। और बहुत बढ़िया। भाटिया आश्रम काफी लंबे समय से बहुत अच्छे से वो टेस्ट लेते हैं, और भाटिया आश्रम के श्री प्रवीण जी भाटिया मेरे खुद के आदर्श हैं, मेरे बड़े भाई समान हैं। और अभी जिस कमरे में बैठ के मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, मेरे घर के इसी कक्ष में जो है प्रवीण जी भाटिया साहब जब जोधपुर आए थे तो खुद पधारे थे। आप उनसे मिले हो, व्यक्तिगत रूप से मिले हो? जी सर, मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं कि मैंने कभी बातचीत तो नहीं की उनसे, लेकिन ऐसे जैसे टेस्ट सीरीज के दौरान कभी सर आते थे तो उनको नमस्कार करना, उनके चरण स्पर्श करना, जैसे बाकी स्टूडेंट्स करते हैं, वैसे मैंने किया सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो सबके लिए बहुत बड़े मोटिवेटर है। तैयारी के दौरान जो है आपको कब लगा कि इस समय मेरा अब आरएस का एग्जाम क्रैक हो सकता है? जैसे आपने बताया कि 2018 वाला, ये 2021 का एग्जाम है। सारे विद्यार्थियों को बता दूं कि 2021 का रिजल्ट अभी 2023 में आया है, और उसके पहले वाली भर्ती उसको बोलते हैं 2018 की भर्ती। तो 2018 के बाद सीधा 2021 आया है। 2018 वाले एग्जाम के अंदर विक्रांत जी की रैंक आई थी 688, 688वीं रैंक आई थी। तो विक्रांत जी, आपने जैसा बताया 2017 में आपने तैयारी का लेके सोचा, 2018 में जब आपकी 688 रैंक आई थी तो आपको क्या लगता है कि कौन से पक्ष कमजोर रहे, कहां पर आपकी तैयारी में कमी रह गई, और उसके बाद में फिर आपने उसको सुधारा? सर, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमी मेरी ये रह गई थी 2018 में, कि मेरा ये मानना था कि मैं खुद से सब कुछ कर सकता हूँ, कि मुझे किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं है। तो मैंने खुद से ही सारा सिलेबस, खुद से जहां से भी मटेरियल हो सका पढ़ने की कोशिश की, और कुछ भी प्रैक्टिस, जैसे मेंस में होता है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो वो मैंने कुछ नहीं की थी। और मॉक इंटरव्यू की बात करें तो मैंने कोई एक आधा ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू दिया था, बाकी कहीं पे मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था, ऑफलाइन रूप में नहीं दिया था, क्योंकि उस समय कोविड का समय भी चल रहा था। तो सर, मुझे लगता है ये दो बड़ी कमियां रह गई थी मेरी, और लेकिन मैंने इस बार उसमें सुधार किया। मैंने जहां पे भी मुझे लगा कि अच्छी गाइडेंस मिल सकती है,
तो वहाँ पे मैंने गाइडेंस लेने का प्रयास किया और साथ ही साथ मैंने जैसे मॉक इंटरव्यू भी हैं वो भी दिए, तो उससे भी मेरे में काफ़ी सुधार हुआ। तो मुझे लगता है कि इन 2 कमियों को सुधार कर मैंने अपनी जो रैंक है उसमें सुधार किया। बिल्कुल, और आपने वास्तव में जो बात कही है कई सारे विद्यार्थियों के बीच में एक कॉमन बात है। मुझे पता है हमारे जोधपुर के भवानी सिंह चारण फर्स्ट रैंक जब उनकी थी, उसके पहले भी उनकी भी रैंक जो है आई थिंक 696 ऐसी कोई रैंक थी उनकी, और उन्होंने भी वही कमी महसूस की कि लेखन का अभ्यास नहीं किया। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं उनको अगर सिविल का एग्जाम क्रैक करना है तो ध्यान रखना उसमें केवल याद करने से कुछ नहीं होगा, लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, और ये लिखने का अभ्यास जो है वही आपके परीक्षा के अंदर काम आएगा। तो जैसे विक्रांत जी ने कहा कि उन्होंने अपनी कमी को पहचाना और कमी को पहचान के उसको दूर किया, इस बार भी जो विद्यार्थी किसी कारण से रह गए अपनी कमी को पहचानिए और उस कमी को दूर कीजिए। विक्रांत जी, आपके लिए यह कोटेशन सटीक बैठता है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूरी रखना क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो विक्रांत जी, आपकी तैयारी के दौरान जो है कई बार थोड़ा प्रेशर भी आया होगा, थोड़ा स्ट्रेस भी रहा होगा, कभी कभी कॉन्फिडेंस भी कमजोर हुआ होगा, इन सब से आप उभरने के लिए क्या करते थे? सर, इन सब जो समस्याएं हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रशासनिक सेवा का जो सफर होता है, तैयारी का सफर होता है, वो काफी लंबा होता है। तो इनमें ऐसे जो कह सकते हैं कि दौर आना स्वाभाविक है कि जब हम अपने थोड़ा निराश हो जाते हैं। तो ऐसे समय में सर पहली बात तो ये है कि जो मेरी माता जी हैं, उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया है। दूसरा सर, मैं जो मेडिटेशन है वो करता था ताकि मेरे जो कोई भी नेगेटिव विचार है वो मेरे पे हावी ना हो सके। और तीसरी बात सर, मैं कहूँगा कि मैंने ईश्वर की ओर अपना ध्यान करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि जो माँ दुर्गा है उनकी मेरे पे कृपा रही है जो मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। और मुझे सही में ये लगता है कि आध्यात्मिक शक्तियाँ कार्य करती हैं जो हमें अपने संकल्प को पूरा करने में सहायता करती हैं। क्या बात है, बहुत गजब की आपने बात की। देखिए, साइंस मैथ का विद्यार्थी है, 12th में फर्स्ट रैंक ऑल राजस्थान है, बीटेक है पिलानी से, बिट्स पिलानी से, और वो व्यक्ति कह रहा है कि अध्यात्म में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप समझिए, इस चीज को लेके फील कीजिए, और वास्तव में ये बहुत बड़ी शक्ति होती है। मेडिटेशन की आपने जैसे बात की, जोधपुर में जो है कोचिंग के दौरान मैंने मेडिटेशंस के भी काफी सत्र लिए थे। वो मेडिटेशन के सत्र आपको कैसे लगे विक्रांत जी? एकदम मतलब ईमानदारी से जवाब देना, और क्या उसमें आपको खास लगा, मतलब क्या बढ़िया लगा? सर, वो जो मेडिटेशंस के सत्र थे उसमें काफी बेहतर थे, क्योंकि हर जो 7 दिन अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन आप उसमें टेक्निक्स बताई थी आपने, तो वो काफी, मैं कह सकता हूँ कि एक अलग प्रयोग था कि जो प्रशासनिक सेवा के इंटरव्यू के विद्यार्थी हैं उनको मेडिटेशन के बारे में बताया जाए। और मैं समझता हूँ कि उसमें जो लास्ट अंत में जो कैथारिसिस करवाया गया था, जो एक साथ सभी विद्यार्थियों ने एक साथ कह सकते हैं कि डांस किया था और खुद के जो इमोशंस है उनको हम कह सकते हैं कि थ्रो आउट करते हैं, तो उससे जो खुशी का अनुभव होता है, मुझे लगता है कि वो सबसे एक बेहतर अनुभव। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेडिटेशन में आपको बताऊं, मैं काफी जनों से मैं पूछता हूं, बात करता हूं, कई सारे जजेस, बड़े बड़े लीडर्स, प्रशासनिक अधिकारी, सभी जो है मेडिटेशन करते हैं। बीच में मैं प्रयागराज में था, तो प्रयागराज के जो जिला कलेक्टर हैं संजय खत्री जी, हमारे इधर जोधपुर के पास से बाड़मेर से हैं, तो उनके यहाँ पे मैं था डिनर पे, चर्चा चलते हुए मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मेडिटेशन करते हैं? तो उन्होंने मुझे उल्टा प्रश्न किया, गहलोत जी आपको क्या लगता है? मैंने कहा मुझे तो लगता है कि आप करते हैं, जिस हिसाब से आप कूल एंड काम रहते हैं और बहुत बढ़िया सा प्रशासन संभालते हैं, मुझे लगता है कि आप नियमित मेडिटेशन करते होंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं नियमित मेडिटेशन करता हूं, और फर्स्ट ईयर से ही लगातार मैं करता हूं, और इसलिए मैं सब कुछ काम अच्छे से मैं कर पाता हूं। तो विक्रांत जी, मेरी जो है आपको सलाह है, मेडिटेशन को आप रेगुलर रखना, जारी रखना, और जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि यदि केवल खाना पढ़ना सोना, खाना पढ़ना सोना यही काम किया तो कभी भी आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा भी अगर आपने ध्यान किया, प्राणायाम किया, और थोड़ा सा आधा पौन घंटे जम के एक्सरसाइज कर ली, दौड़ लगा दी, तो सारा स्ट्रेस जो है आपका दूर हो जाएगा। एकदम वापस से आप पुनः अपने आप को तरोताजा कर लेंगे, और ये बहुत बेहतरीन स्टडी के लिए भी बहुत जरूरी है।
विक्रांत जी, मुझे ना आपने किन किन रेफरेंस बुक से पढ़ाई की, ये आप मुझे बताइए। हमारे विद्यार्थी ये सुनना चाहते होते हैं सभी से कि आपने कौन कौन सी रेफरेंस बुक से स्टडी की। सर जो मैंने बेसिक बुक्स अगर मैं मानता हूँ कि जो एनसीईआरटी की हमारी बुक्स हैं और जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं, मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं, क्योंकि बिल्कुल ज्यादातर क्वेश्चंस जो बनाए जाते हैं इन्हीं बुक्स से बनाए जाते हैं। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। बाकी सर जैसे हम देखते हैं कि कुछ सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं तो लक्ष्मीकांत जी की बुक आती है, वो यूपीएससी में भी काफी फेमस है, और आरएएस के जो टॉपिक्स हैं वो भी उससे पढ़े जा सकते हैं। और भी सर जैसे हम बात करें सर टॉपिक वाइज इसमें अलग अलग चीजें हो सकती हैं, जैसे लेकिन इतिहास के लिए अपने, बेसिक्स। जैसे पॉलिटी में आपने बता दिया एम लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए कुछ पढ़ा अलग से सर आपने बोर्ड और एनसीईआरटी के अलावा? नहीं सर, हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी और बोर्ड की जो बुक्स हैं वही पढ़ी। ठीक है, और जो ज्योग्राफी? ज्योग्राफी राजस्थान के जियोग्राफी के लिए सर एनसीईआरटी की जो 11th और 12th की बुक आती है वो मुझे लगता है सफिशिएंट है। ठीक है। और सर एक ओल्ड राजस्थान बोर्ड की बुक्स भी आती हैं, उसमें भी कुछ टॉपिक अच्छे से दिए हुए हैं सर, वो भी पढ़ी जा सकती है। बिल्कुल। एक मुझे विक्रांत जी बताइए, कई सारे विद्यार्थी जो होते हैं ना, जैसे अभी आपके भी पीछे पढ़ने वाले हैं कि जो आपने नोट्स बनाए थे ना, वो नोट्स लिखे हुए फोटोकॉपी करा लेता हूं मैं करके, तो क्या कोई टॉपर के नोट्स ऐसे कैसे फोटोकॉपी करा के किसी ने ले लिया और उसको पूरा याद कर लिया, रट लिया, तो क्या उससे उसका कल्याण हो जाएगा? क्या लगता है आपको? सर नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि सर जो हम नोट्स बनाते हैं वो ऐसा होता है कि जब हम पढ़ लेते हैं एक बार, उसमें से जो चीज हमको इम्पोर्टेंट लगती है उसके हम नोट्स बनाते हैं। फिर उसमें ये होता है कि एक शब्द को देख के हमको पूरा पैराग्राफ याद आना चाहिए। वो तभी आएगा जब हमने खुद नोट्स बनाए होंगे। अगर हम किसी मान लीजिए टॉपर के नोट ले लेंगे, उसमें एक शब्द लिखा हुआ है, वो तो हम उस शब्द को ही समझेंगे, लेकिन अगर हमने खुद नोट्स बनाए होंगे तो हम उस एक शब्द से पूरे पैराग्राफ को समझ सकते हैं कि हमारा वहां पे क्या अर्थ था उससे। तो जो शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं वो केवल खुद के ही बनाए जाने चाहिए। किसी टॉपर्स के नोट्स लेके मुझे नहीं लगता कि कोई खास बेनिफिट हो सकता है। आपने कई टॉपर्स के नोट्स मतलब एकदम कहीं ना कहीं से हासिल कर लेने ऐसे कभी पीछे पड़े क्या, लगे क्या? नहीं सर, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैंने कभी नहीं कभी नहीं किया। किया। देखिए, हाँ, जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब ये बात को सुन लीजिए, मैंने कई सारे टॉपर से चर्चा की है, कभी भी किसी के नोट्स की फोटोकॉपी करके लेके नहीं बैठना है। अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। नोट्स आप खुद बनाते हैं तो अपने हाथ से लिख रहे होते हैं, लिखते वक्त मन में पढ़ रहे होते हैं, है ना? आप अच्छे से उसको ध्यान से लिख रहे होते हैं, विजुअलाइज उसको कर रहे होते हैं, तो खुद के जो नोट्स बनाए होंगे वो आपके नोट्स जो हैं काम आएंगे। किसी और के नोट्स फोटोकॉपी जो है आपके अगर पास है, उससे आपका बहुत ज्यादा भला नहीं होने वाला है। मैंने बहुत सारे टॉपर्स में ये कॉमन चर्चा जो मैंने की है उसके साथ में ये उभर के चीज आई है। विक्रांत जी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं, कई सारे बच्चे जो है उस पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। आपको क्या लगता है कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास एक अभ्यर्थी के लिए कितना उपयोगी साबित हो सकता है? सर मुझे लगता है ये काफी उपयोगी है, क्योंकि हम देखते हैं कि इनमें कई बार देखा जाता है कि कई बार तो पैटर्न होता है, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, हालांकि बहुत कम बार होता है रिपीट तो, लेकिन इनमें एक पैटर्न जरूर देखने को मिलता है कि जो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इनमें एक पैटर्न होता है, अगर हम उस पैटर्न को फॉलो कर पाए तो उसमें काफी हेल्प होती है। तो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करना काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और प्रैक्टिस करने से पैटर्न का भी पता चलता है और एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। दोनों आपने अच्छी बात की है। आपका टाइम टेबल क्या था? रेगुलर टाइम टेबल, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक की पूरी अपनी दिनचर्या जो है विक्रांत जी थोड़ा विस्तार में बताइए। अब टॉपर की दिनचर्या मैं भी जानना चाहता हूं, मेरी भी इच्छा है और बाकी लोगों की भी इच्छा है। कोचिंग हो गया, कर गया, पर्टिकुलर आपने मैक्सिमम बाद में, क्योंकि आपका सेकंड अटेम्प्ट था, तो सेल्फ स्टडी भी आपने जम के लेके की है। कोई जॉब आपने नहीं किया है, जबकि आपका बीटेक है, अच्छे से जॉब आप लग सकता है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि आपने पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया था निकालना तो आरएस ही है। तो ऐसी स्थिति में एक अभ्यर्थी जिसके पास दिन भर पढ़ने का ही समय है और आरएस पे ही फोकस हुआ है, वो आपकी दिनचर्या को फॉलो नहीं तो कम से कम उसे प्रेरणा ले सकता है, देख सकता है। तो सुबह से लेके रात को सोने तक की दिनचर्या जरा विस्तार में अपनी बताइए अब। सर मेरा तो ऐसा मानना है कि मेरी जो दिनचर्या थी कि कोई मैंने फिक्स शेड्यूल कभी फॉलो नहीं किया है, और मैंने हमेशा इस हिसाब से अपने को चलाने का प्रयास किया है
कि मैं 3 से 4 घंटे जरूर एक दिन में निकाल पाऊँ। अब इसमें ये जरूर हो सकता है कि क्योंकि मैं सर घर में रहता था, क्योंकि मैंने कहीं पे बाहर रह के ये स्टडी नहीं की है, घर पे ही की है, तो घर के भी जो थोड़े बहुत कार्य होते थे वो मैं साथ में हेल्प करता था, तो उसमें भी मेरा टाइम काफी जाता था। तो सर इसलिए मैं 4 से 5 घंटे निकालने का प्रयास करता था। वो कभी भी हो सकते हैं, वो मैं फ्लेक्सिबल रखता था खुद को, लेकिन मैं टाइम जरूर निकालता था कि इतना टाइम मैं निकाल पाऊँ कि ताकि मेरा जो टॉपिक्स हैं, मैंने उनको बांट लिया था एक्चुअली। जैसे मेंस का डेट आ गई कि इस डेट को मेंस है, तो मैंने टॉपिक्स को बांट लिया कि आज मेरे को इतने टॉपिक्स करने हैं। अब उसमें फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसमें 3 घंटे लगा रहा हूँ या 3.5 घंटे लगा रहा हूँ या 4 घंटे लगा रहा हूँ, वो टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए। टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा उस दिन का। तो सर मैं मेरा जो शेड्यूल था वो इस हिसाब से। तो जैसे कि मैंने आपसे जाना, तो 4 से 5 घंटा आप बता रहे हैं कि रेगुलर रूप से आप स्टडी करते ही करते थे, मतलब नियमितता जो थी वो आपने उसका पालन किया है ना? कभी सुबह जी पढ़ना, सर। कभी शाम को पढ़ना, माता जी जी सर। अकेली है तो घर पे भी आपका ध्यान देना था, तो लेकिन जी चार सर। पांच घंटा पक्के निकालते निकालते थे। इसके अलावा मेडिटेशन भी रोजाना करते थे? जी सर, मैं मेडिटेशन जब मैंने करना शुरू किया लगभग 1 डेढ़ साल से, तो मैं उसको फॉलो कर रहा था रेगुलर। ठीक है, तो ये दिनचर्या का आपके दो पक्के मतलब अंग तो ये थे ही थे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। विक्रांत जी, प्लान बी कोई तैयार किया था? मान लो कि आरएस में अगर इस बार भी कोई कारण से नहीं होता तो क्या करते? जी क्योंकि सर। फर्स्ट रैंकर को पहले तो ईमानदारी से बताओ, फर्स्ट रैंक आ जाएगी या टॉप 10 में आ जाओगे, ऐसा पक्का भरोसा था क्या? सर मुझे इतना था कि क्योंकि मैंने जो अपना पिछला प्रयास था उसकी तुलना में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया था, तो एक अच्छी रैंक आने की मुझे उम्मीद थी और कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा था कि मैं एसडीएम ज़रूर बन जाऊँगा। हम्म। लेकिन फर्स्ट रैंक आ जाएगा ये तो कह सकते हैं कि जो उम, कह सकते हैं कि ईश्वरीय कृपा है जो, वो जब सब देवीय जुड़कर जब कृपा आपके ये ऊपर, देवीय कृपा जो आपने बताई है ना, बिल्कुल जी सही सर। बात है, बिल्कुल सही बात है। जी सर। तो अगर तो ये यही नहीं है होता सर। तो क्या होता? आरएस नहीं तो क्या? सर मुझे लगता है कि मेरे पास कई सारे ऑप्शन। एक तो सर मैंने जैसे जब इनिशियली तैयारी की थी, तो यूपीएससी की भी मैं सर कर रहा था तैयारी। तो मैंने हिंदी लिटरेचर मेरा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था। तो हम्म। सर मैंने क्योंकि हिंदी लिटरेचर पढ़ रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एमए इसमें कर लूँ इग्नू से। तो मैंने इग्नू से एमए अप्लाई कर रखा था और यूजीसी नेट का एग्जाम दे दिया था। हम्म। तो अगर इसमें नहीं होता तो सर मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जामिनेशन है उसको भी दे सकता था। इसके अलावा सर अगर इस ये तो एक ऑप्शन था। नहीं तो सर मेरे पास ये भी ऑप्शन था कि जैसे मैं बिट्स पिलानी से ग्रेजुएट हूँ, तो मैं किसी बड़ी सिटी में जाकर भी कोई जॉब कर सकता हूँ प्राइवेट, इजीली मेरे को मिल सकती है। तो विक्रांत जी, मतलब आपके पास में आपने मतलब उतना क्वालिफिकेशन लिया और आपके पास में ऑप्शंस थे, इसके कारण आप कॉन्फिडेंटली आरएस की तैयारी कर पाए निश्चिंत होके, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? जी सर, बिल्कुल कह सकते हैं कि मैंने काफ़ी इसमें प्लान किया था, हालाँकि जो फ़ादर की डेथ हो गई वो वाला पॉइंट थोड़ा मेरी प्लानिंग को थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया था। लेकिन बाकी सर मैंने जो भी निर्णय लिए थे वो काफ़ी प्लानिंग से लिए थे। मैंने जॉब भी छोड़ा तो काफ़ी प्लान करके छोड़ा था कि मैंने इतना सेविंग कर लिया है कि मेरा 3-4 साल का समय आसानी से निकल सकता है। बहुत बढ़िया। विक्रांत जी, आपके आदर्श प्रशासनिक अधिकारी कौन, जिनको आप अपना रोल मॉडल समझते हैं या मतलब जो आपको अच्छे लगते हैं? सर वैसे मैं एपीजे अब्दुल कलाम को काफ़ी फ़ॉलो करता हूँ, लेकिन अगर बिल्कुल प्रशासन की बात करें तो मेट्रो मैन है हमारे श्रीधरन जी। वो क्योंकि वो टेक्निकल फील्ड से भी जुड़े हुए हैं और प्रशासन भी एक तरह से, दोनों का एक टेक्नोक्रेट्स जिसको हम कहते हैं, तो श्री वो श्री मैं कह श्रीधर सकता जी, बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। एक हिंदी कविताएं भी आपकी रुचि है? जी सर। मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हम मतलब एक ही फील्ड के हैं, क्योंकि मैं एमए हिंदी साहित्य का जी विद्यार्थी सर। रहा हूं। और हम एमए हिंदी के अंदर, जैसे हमारे अज्ञे जी थे वो भी साइंस के थे, मुझे ऐसा लगता है आप साइंस वाले लोग कविता लिखते हो और हम हिंदी वाले उसकी जी सर। आलोचना करना, उसके भावार्थ लिखना, ये काम हम करते हैं ना। तो कविता पढ़ने का ही शौक है, लिखने का भी शौक रहा? सर लिखने का भी मुझे शौक था, रहा है, लेकिन अभी मैं काफ़ी टाइम से कोई कविता मैंने लिखी नहीं है। लेकिन कॉलेज के टाइम पे, क्योंकि कॉलेज की एक मैगज़ीन होती थी उसमें बच्चे लिखते थे कविताएँ, स्टूडेंट्स, तो उसमें अच्छा, उस कोई टाइम भी पे मैं अपनी एक लिखता था। फेवरेट कविता सुना दीजिए आपकी, चाहे रचित है चाहे आपके द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा रचित है, जो भी आपको याद है और जो मतलब आपको अच्छी लगती है, प्लीज। सर मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है और नीड का निर्माण फिर। और उसकी जो 4 पंक्तियाँ मुझे काफ़ी पसंद है। उसमें ये आता है कि
नाश के भय से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता में सृष्टि का नवगान फिर नीड का निर्माण फिर नेह नीड का का आह्वान निर्माण फिर। फिर। बहुत बढ़िया आपने बात बताई। जी सर। आपसे काफी लंबी वार्ता। जोधपुर में जब आप आएंगे, अभी तो जैसे हमारे होते हैं ना शादी के बाद में कुछ दिन बंदोले खाते हैं ना, वैसे आप बंदोले खा रहे होंगे, खूब सारी बधाइयां आ रही होगी, खूब मिठाई खा रहे होंगे। तो 2-4 दिन बाद आप फ्री होके आइए जोधपुर में, अच्छे से अपन विस्तार में चर्चा करते हैं। आप जी सर। जो भी तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनको क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? उनके लिए क्या खास टिप्स देना चाहेंगे? सर मुझे लगता है कि अगर केवल एक ही सुझाव मैं देना चाहूँ तो सबसे बड़ा सुझाव मैं यही दूंगा कि बाकी सब चीजें तो करनी ही है हमें, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस एग्जाम की है वो है पेशेंस। हमको पेशेंस जरूर रखना है, कहीं पे भी धैर्य जो है हमको नहीं छोड़ना है। जहां पर हमने पेशेंस छोड़ा वहां पे ही हमारी हार हो गई इस एग्जाम। बाकी सब चीजें अपनी जगह है, पेशेंस रखना सबसे बड़ी चीज है इस एग्जाम में। बिल्कुल, धैर्यवान होना बहुत जरूरी है। और मैं तो विद्यार्थियों को हमेशा कहता भी हूँ कि इसमें केवल प्री, मेंस और इंट्रो 3 चरण नहीं है, एक और चरण है, वो है पेशेंस। पेशेंस आप कितना जी लेके सर। रखते हो, धैर्यवान आप कितना बने रहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी, काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और बहुत सारे विद्यार्थी कनेक्ट करेंगे, उनको लगेंगे कि आप मेरे में से ही कोई एक हो, और विक्रांत जी अगर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, ऐसा विद्यार्थियों में निश्चित रूप से भाव आएगा। एक बार फिर से आपको, आपकी माता जी को, आपके सारे परिवारजन को, मैंने आज फेसबुक में एक पोस्ट डाली थी आपको लेके, तो उस पर आपके एक मामा जी का भी कमेंट आया था, बहुत खुश हो रहे थे, इंद्रजीत या कुछ नाम था, मैं अच्छा। भूल रहा हूं। तो बड़े खुश हो हाँ रहे थे, जी, वो हाँ कह जी। रहे थे मेरा मेरा भांजा है, उसका लेके सिलेक्शन हुआ है ना। तो अभी हाँ तो जी, हाँ। जो आपके रियल रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, वो तो ही हैं। अभी आपके बहुत सारे जी दूर सर। के रिश्तेदार भी देखना सामने आएंगे, बहुत सारे जी दोस्त सर। जो है वो आपके साथ में होंगे। तो एंजॉय कीजिए इन सारे पलों को, है ना। हमारी तरफ से जी आपको सर। पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जी सर। थैंक यू सर।